दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग एक ऐसी गांव में होती है जहां पे पिछले कई सालों से कोई भी बड़ा क्राइम नहीं हुआ है और वहाँ के सभी लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। पर धीरे धीरे उस सब इंस्पेक्टर को ये एहसास होता है कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि असली मजा आपको क्लाइमेक्स में मिलने वाला है। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एसआई विक्रम को देखते हैं। ज्वाइनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग एक छोटी सी गांव में होती है। तो जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कृष्णन उनको वेलकम करता है और फिर बाकी सभी लोगों से उनका इंट्रोडक्शन करवा के वो उन्हें उनका सरकारी क्वार्टर दिखाने ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद विजय सर कपड़े बदल के पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और वो इतने हैंडसम दिख रहे होते हैं कि कांस्टेबल विद्या उनके ऊपर लट्टू हो जाती है। फिर एएसआई कृष्णन और बाकी के कुछ पुलिस वाले एएसआई विजय को खाना खाने के लिए पास ही के एक होटल में ले जाते हैं और खाना खाने के बाद वो कांस्टेबल आनंद से मिलने उसके घर जाते हैं। दरअसल वो अपनी माँ की तबीयत को लेकर 2 दिन की छुट्टी पे है। तो एसआई सर वहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। फिर यहाँ का एक लोकल बिजनेसमैन एएसआई विजय से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो एएसआई विजय को रिश्वत देने की कोशिश करता है। पर इस सब मामले में विजय सर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो रिश्वत लेने से मना कर देते हैं और उस बिजनेसमैन को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर विजय सर एएसआई कृष्णन को अंदर बुला के उसे पूछते हैं, क्या तुम इस पुलिस स्टेशन में घूस लेते हो? तो कृष्णन कहता है, सर आप जैसे सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी गलत काम के लिए घूस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। सर आप खुद देखिए, पुलिस स्टेशन का पीछे वाला फ्लोरिंग टूटा हुआ है और फाइल को दिमक खा रहे हैं। नए फाइल के लिए हमने कब से रिक्वेस्ट की है पर आज तक हमें वो मिली नहीं है। इन सभी चीजों को अच्छे से मेंटेन करने के लिए पैसे तो चाहिए होगा ना सर। ये सब तो हम अपनी जेब से नहीं दे सकते, इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। एएसआई का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद विजय सर कहते हैं, ठीक है पर ध्यान रखना उन पैसों से कुछ भी गलत काम मत करना। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो ग्रास कटर से झाड़ियों को काट रहा होता है और तभी उसे वहाँ पे एक कटा हुआ हाथ दिख जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। फिर थोड़ी ही देर में विजय सर वहाँ पे पूरी टीम के साथ पहुँच जाते हैं और आसपास के एरिया पे भी सर्चिंग शुरू कर देते हैं और फाइनली उन्हें बॉडी भी मिल जाती है। पुलिस के हिसाब से शायद किसी कुत्ते ने इस हाथ को उस डेड बॉडी से काट के अलग कर दिया होगा। फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले जाते हैं। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर विजय से कहते हैं, इस बंदे की मौत 1 हफ्ते पहले ही हो गई है और इसकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में होगा और मौत का कारण सर के पिछले हिस्से पर लगी चोट है, पर शरीर में और भी बहुत सारे चोट के निशान हैं। मतलब मरने से पहले जरूर इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। फिर विजय सर अपने जूनियर से कहते हैं, पिछले 6 महीने में 30-35 एज लिमिट के जितने भी लोग गायब हुए हैं या फिर किसी काम से इस गांव से बाहर गए हुए हैं, उन सभी का एक लिस्ट बनाओ। पुलिस इस मर्डर केस पे काम कर ही रही होती है, तभी उन्हें पता चलता है कि कल रात को एक फाइनेंस बैंक में चोरी हो गई है। तो विजय सर फटाफट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वॉचमैन उन्हें बताता है कि कल रात को 3 लोग आए थे। पहले उन्होंने सीसीटीवी पे स्प्रे करके उसे खराब कर दिया और फिर मुझे बेहोश करके बैंक के अंदर चले गए। फिर बैंक मैनेजर पुलिस को बताता है कि सर बैंक से एक छोटी सी तिजोरी मिसिंग है। उस तिजोरी में 1 केजी सोना और 50 लाख कैश था। तो इस पूरे सिचुएशन को देखने के बाद विजय सर अपनी एक थ्योरी बनाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं होगा कि तिजोरी बहुत भारी था, वो उसे ऐसे ही उठा के अपने साथ नहीं ले जा पाए। फिर उन्होंने खिड़की के ग्रिल को काटा
और उस तिजोरी को खिड़की से बाहर ले गए और जरूर उनका कोई साथी नीचे गाड़ी लेके खड़ा होगा। फिर विजय सर रात की सीसीटीवी फुटेज को भी देखते हैं, पर वहाँ से भी उन्हें कुछ काम की चीज नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब तक इस पूरे गांव में बैंक में चोरी की बात फैल गई होती है और बैंक के सामने अचानक से भीड़ बहुत बढ़ जाता है। विजय सर उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ लेंगे। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं, विजय सर बीबी से ये पूछ रहे होते हैं कि कल रात वो पेट्रोलिंग करने कहाँ गया था। तो बीबिस कहता है, सर मैं कल पेट्रोलिंग के लिए गांव के दूसरी तरफ गया था। फिर विजय सर उस फाइनेंस बैंक के मालिक को पुलिस स्टेशन में बुला के उसे पूछते हैं, क्या आपको किसी के ऊपर शक है? तो वो पुलिस को बताता है कि मनोज नाम का एक बंदा है, दरअसल उसका घर और जमीन हमारे यहाँ पे गिरवी है, पैसे ना चुका पाने के कारण वो उन्हें खोने वाला है। पिछले हफ्ते वो बैंक में आया था और हमें बर्बाद करने की धमकी देके गया था। फिर विजय सर मनोज से मिलने उसके घर जाते हैं, पर वहां जाके उन्हें ये पता चलता है कि वो पिछले महीने के 16 तारीख से किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ है। तो वो मनोज की पत्नी से मनोज का फोन नंबर और फोटो लेके वहां से चले जाते हैं। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कहीं वो बॉडी मनोज की तो नहीं है। फिर वो मनोज की पत्नी से उस लाश की पहचान करवाते हैं और वो पुलिस को बताती है कि ये उसके पति नहीं है। फिर एसआई कृष्णन विजय सर से कहते हैं, सर हमने पिछले 6 महीने की सभी मिसिंग केस और गाँव से बाहर गए हुए लोगों का लिस्ट बनाया और जितने लोग गांव से बाहर गए हुए हैं उन सबके साथ बात भी कर लिया है और ये डेड बॉडी भी किसी मिसिंग केस के साथ मेल नहीं खा रहा है। फिर हम देखते हैं कांस्टेबल सत्यम एक नया अपडेट लेके आता है। वो विजय सर को बताता है कि उस फाइनेंस बैंक से लोन लेके उसे वापस ना कर पाने के कारण 2 महीने पहले मधु नाम के एक बंदे ने कर लिया था। उस मधु के 2 बेटे हैं, सनीश और किरण, पर उसके मौत के 3 दिन के बाद से ही सनीश गायब है। वो कहाँ गया है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। फिर विजय सर सनीश के घर जाते हैं। वहाँ सनीश की माँ उन्हें बताती है कि जब से वो यहाँ से गया है हमें एक बार कॉल तक नहीं किया है और हम भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो फोन घर पे ही छोड़ के गया है। तभी एसआई सर की नजर एक फोटो फ्रेम पे पड़ती है। उस फोटो में 2 लोग थे और उन दोनों में से एक सनीश और दूसरा किरण था। तभी एसआई सर को ये याद आता है जब वो बैंक के सामने लोगों को समझा रहे थे तब उसी भीड़ में उन्होंने सनीश को देखा था। इसका मतलब ये है कि सनीश अभी इसी गांव में है। इससे पहले कि वो सनीश के बारे में कुछ और पता कर पाते, इस गांव के डैम के नीचे उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत भी सर पे चोट लगने के कारण हुई है और इसके शरीर में भी कई सारे चोट के निशान हैं और हाँ, इसकी एज भी 30 से 35 के बीच में है। फिर हम देखते हैं रात को कांस्टेबल दिव्या एसआई सर को कॉल करके बताती है कि अभी अभी उन्हें मक्की माला रिजॉर्ट से कॉल आया था। वहाँ पे किसी बंदे ने किसी को एक बॉडी ले जाते हुए देखा है। तो एसआई विजय सर, कृष्णन और बाकी 2 कांस्टेबल तुरंत उस लोकेशन के तरफ निकल जाते हैं। दरअसल वो एक जंगल एरिया होता है। तो ये चारों लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में उस किलर को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एसआई सर देखते हैं सामने एक गड्ढे में एक लाश पड़ी हुई है। लाश को देख के लगता है कि उसे अभी अभी मारा गया है। फिर उन्हें लाश के पास से एक गोल्ड चेन भी मिलती है। इससे पहले कि वो इसके बारे में बाकी पुलिस वालों को बता पाते, वो किलर अचानक से एक लकड़ी से उनके सर पे जोर से मारता है। तभी बेलन को एसआई सर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। फिर वो भागते हुए एसआई सर के तरफ जाता है और वो देखता है एसआई विजय सर बेहोशी के हालत में जमीन पे पड़े हुए होते हैं। पर तभी वो किलर बेलन के सर पे भी जोर से मारता है, पर इस बार बेलन जोर जोर से चिल्ला के बाकी पुलिस वालों को भी यहाँ पे बुला लेता है और उन पुलिस वालों को यहाँ पे आते हुए देख किलर यहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग एसआई सर को अस्पताल ले जाते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी होती है, बस सर पे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गए थे। फिर एएसआई कृष्णन विजय सर को बताता है कि डेड बॉडी की पहचान हो गई है। इसका नाम मणिकंदन है। ये एक तमिल आदमी है। यहाँ पे एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ ये काम करता था। फिर विजय सर उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जाते हैं तो वो उन्हें बताता है मणिकंदन के साथ साथ अरुल, अंबु और कुमार भी यहाँ पे काम करते थे, पर एक दिन मुझे बिना बताए वो चारों यहाँ से चले गए। मैंने तो उन्हें एडवांस भी दे रखा था।
बेकार में मेरा घाटा हो गया। वो चारों तमिलनाडु के कौन से गांव से थे? उस कॉन्ट्रैक्टर से उनका एड्रेस लेके ये लोग पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं। फिर जब वो फिर से उन डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें पता चलता है उन्हें पहले जो 2 डेड बॉडी मिले थे वो दोनों अरुल और अनबू थे। दरअसल ये चारों तमिलनाडु के एक ही गांव से थे। फिर एसआई सर तमिलनाडु के उस एरिया के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करते हैं और वहां से उन्हें ये पता चलता है कि ये चारों लोग तमिलनाडु में एक बैंक को लूटने के बाद वहां से भाग के यहाँ पे आ गए थे। फिर एसआई विजय सर उस घर में जाते हैं जहाँ पे ये चारों लोग किराए पे रहते थे। उस घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद सत्यन को वहाँ से उस फाइनेंस बैंक की एक रसीद मिलती है। फिर जब वो उस रसीद को बैंक मैनेजर को दिखाते हैं तो वो कहता है ये रसीद उन चोरी हुए गोल्ड के साथ था। ये सब देखने के बाद एएसआई कृष्णन कहता है मुझे लगता है उन चोरों ने ही इस बैंक को लूटा होगा और बंटवारे के चलते झगड़ा हुआ होगा और कुमार ने इन सब को मार डाला होगा, क्योंकि अभी तक हमें कुमार की बॉडी नहीं मिली है। तभी एसआई विजय सर कहते हैं पर एक मर्डर तो बैंक लूटने से पहले ही हो गया था। तो इसके जवाब में कांस्टेबल दिव्या कहती है सर हो सकता है उन चारों ने बैंक लूटने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया हो, पर बाद में अरुल उस प्लान से पीछे हट गया होगा और फिर उन तीनों ने मिलके अरुल को जान से मार डाला ताकि उनका प्लान लीक ना हो। फिर एसआई कृष्णन विजय सर से कहते हैं सर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया था। दरअसल पिछले महीने की 16 तारीख को ये चारों पुलिस स्टेशन आए थे। दरअसल अरुल ने बाकी तीनों के अगेंस्ट कंप्लेन किया था कि वो तीनों उसे परेशान कर रहे हैं। वो बार बार उसे गाँव वापस चले जाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने उस दिन अरुल और बाकी तीनों को पुलिस स्टेशन बुला के समझा बुझा के छोड़ दिया था। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और रात को हम देखते हैं उस फाइनेंस बैंक के ओनर के ऊपर कोई अनजान व्यक्ति हमला कर देता है, पर वो किसी तरीके से उससे बचते हुए पुलिस को कॉल करने में कामयाब होता है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और उस हमलावर को पकड़ लेती है। दोस्तों ये कोई और नहीं मधु का बेटा सनीस होता है। फिर पुलिस उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाके उस मर्डर से रिलेटेड सवाल पूछती है तो वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैं इन चारों का नाम भी आज पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तो बस उस फाइनेंस बैंक के मालिक को मारने गया था, बाकी मर्डर्स में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो एसआई विजय कहते हैं झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम उस बैंक के ओनर से बदला लेना चाहते थे और इसीलिए तुम उन चारों मजदूरों के साथ मिल के बैंक को लूट लिया। तो सनीस कहता है उस दिन मैं अपने दोस्त के घर पे था, आप चाहो तो वहाँ जाके पता कर सकते हो। फिर पुलिस वेरिफिकेशन से ये साबित हो जाता है कि सनीस सच कह रहा है, उस रात वो अपने दोस्त के घर पे ही था। फिर अगले दिन हम देखते हैं एसआई सर उस फाइनेंस बैंक के मालिक और मैनेजर को फिर से पुलिस स्टेशन में बुला के उन्हें बैंक से जिस साइज का तिजोरी चोरी हुआ था ठीक उसी साइज का एक तिजोरी दिखाते हैं और उसके अंदर जिस तरीके से 500 और 100 के बंडल थे हमने भी ठीक उसी तरीके से 50 लाख रुपए का डुप्लीकेट नोट तैयार किया है और हाँ 1 केजी गोल्ड का भी जुगाड़ कर लिया है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, दरअसल 50 लाख केस और 1 केजी गोल्ड इस तिजोरी में फिट ही नहीं हो रहे हैं। विक्रम सर से ये सुनने के बाद वो दोनों डर जाते हैं और वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं कि असल में उस दिन उस तिजोरी में 640 ग्राम सोना और 10 लाख केस था। हमने आपको अमाउंट थोड़ा बढ़ा के कहा ताकि हमें इंश्योरेंस का ज्यादा पैसा मिल सके। फिर विजय सर कहते हैं मुझे सब कुछ सच सच बताओ, इस बैंक चोरी में तुम्हारा ही हाथ है ना? तो बैंक का मालिक कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए, हमने सिर्फ आपको फाइनल अमाउंट बताने में थोड़ा घपला किया था और बाकी मर्डर में हम लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है। फिर रात को पुलिस वालों को पता चलता है कि मनोज घर वापस आ गया है तो वो तुरंत उसके घर जाते हैं और उसे उठा के पुलिस स्टेशन ले आते हैं। ऐसा ही विजय सर उसे पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तेरा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? तो मनोज कहता है सर एक दूसरे गांव में मेरे कुछ पुश्तैनी जमीन है, मैं उन्हें बेचने गया था ताकि उन पैसों से मैं कर्जा चुका सकूं। फिर पुलिस जब मनोज के बयान को क्रॉस चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि मनोज सच कह रहा है। फिर अगले दिन बालन एसआई सर से कहता है सर एक सोनार का कहना है कि एक औरत उसके यहाँ एक गोल्ड चेन बेचने आई थी और उसे शक है कि वो चेन चोरी की है। फिर एसआई सर और बालन तुरंत उस दुकान पे पहुंचते हैं तो वो ज्वेलर उन्हें बताता है सर मुझे उस महिला पर तब शक हुआ जब वो उस गोल्ड चेन के प्राइस को लेके मोल भाव नहीं करती है। मैंने जितना प्राइस बताया वो उतने में उसे बेचने के लिए राजी हो गई।
फिर जब मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर तुम अपना फोन नंबर मुझे दे के जाओ और जब भी कोई मुझे इसका खरीदार मिल जाएगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा, पर वो औरत फोन नंबर देने से मना कर देती है। फिर एसआई सर कहते हैं, क्या तुम उसके बारे में हमें कुछ और बता सकते हो? तो उस ज्वेलरी शॉप के ओनर का बेटा पुलिस को बताता है कि जब वो महिला यहाँ पे आई थी तब 1-2 बार उसका फोन बजा था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका रिंगटोन थोड़ा अलग था। उसके रिंगटोन में चेंडा का एक ट्यून बज रहा था। फिर वो यहाँ से उस सामने वाले मेडिसिन स्टोर पे गई थी। फिर पुलिस उस मेडिसिन स्टोर में पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस स्टोर में सीसीटीवी नहीं है, पर जिस टाइम पे वो औरत दुकान पे आई थी उस टाइम उन्होंने उसे क्या दवाई बेचा था वो पता करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ से जो दवाई लेके गई थी वो हार्ट अटैक के पेशेंट को दिया जाता है। तभी विजय सर की दिमाग की बत्ती जलती है और वो फटाफट से फेसबुक पे एक नाम सर्च करके उस व्यक्ति की फोटो को उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को दिखाते हैं। तो वो कहता है, हाँ सर, वो यही औरत थी। फिर हम देखते हैं एसआई सर कुछ अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। फिर रात को रूम में बैठ के उस बैंक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखने लगते हैं और थोड़ी देर उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और आनंद से पूछते हैं, सच बताओ, इन सब कांड के पीछे तुम ही हो ना? तो आनंद कहता है, नहीं सर, आप ये सब क्या कह रहे हो? फिर विजय सर उसे उस गोल्ड चेन की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये चोरी की गई गोल्ड चेन तुम्हारी बीवी के पास क्या कर रही है और वो उसे बेचने क्यों गई थी? जी हाँ दोस्तों, वो चेन बेचने वाली औरत कोई और नहीं, आनंद की पत्नी है। विजय सर को ये तब पता चला जब दुकानदार के बेटे ने कहा कि उस महिला के रिंगटोन में चेंडा का एक ट्यून बज रहा था। दोस्तों, चेंडा एक साउथ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और दूसरी तरफ उस मेडिसिन स्टोर से उन्हें ये पता चल जाता है कि उस महिला ने वहाँ से जो दवाई खरीदा था वो दवाई हार्ट पेशेंट को दिया जाता है और आनंद की माँ को भी वही सेम प्रॉब्लम है। फिर विजय सर को याद आता है उस दिन जब वो आनंद से मिलने उसके घर गए थे, उस दिन आनंद की पत्नी को एक कॉल आया था और रिंगटोन में चेंडा का एक ट्यून बजा था। इसीलिए उन्होंने फेसबुक पे उस महिला की अकाउंट को सर्च करके उस ज्वेलर को दिखाया था और उस फोटो को देखते ही वो ज्वेलर ये कंफर्म कर देता है कि ये वही महिला है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। विक्रम सर कहते हैं, इन सब में तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारा एक साथी भी था। इतना कहने के बाद वो कांस्टेबल बेबिस को भी आनंद के पास लाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, ये रहा तुम्हारा साथी। क्योंकि दोस्तों, बेबिस भी आनंद के साथ मिला हुआ था। आपको याद होगा जब उस दिन विजय सर ने इन्हें पूछा था कि उस रात तुम लोग कहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस टाइम इन दोनों ने उन्हें कहा था कि वो उस रात पेट्रोलिंग करने के लिए गाँव के दूसरी तरफ गए थे, जो कि सरासर झूठ था। फिर विजय सर कहते हैं, मैंने उस रात की बैंक के सामने की सीसीटीवी फुटेज को फिर से बार बार देखा और तब मुझे वहाँ पे हमारी पुलिस जीप की बीकन लाइट की रिफ्लेक्शन दिखी। मतलब तुम दोनों उस रात वहीं पे थे, पर तुम दोनों ने मुझे झूठ कहा था। और हाँ, तुम दोनों के फोन लोकेशन के हिसाब से भी तुम उस रात वहीं पे थे। विजय सर के इतना कुछ कहने के बाद भी ये दोनों बिल्कुल चुप थे। वो इस क्राइम से रिलेटेड कुछ भी उन्हें बता नहीं रहे थे। तो विजय सर कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, अभी मैं इसके बारे में डीवाईएसपी सर को बता देता हूँ और आगे जो होगा वो सर देखेंगे। फिर वो जैसे ही डीवाईएसपी सर को कॉल लगाने जाते हैं तभी सत्यन विजय सर के हाथ से उस फोन को छीन के उसे तोड़ देता है और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए विजय सर से कहता है, जाने दीजिए ना सर, जो हुआ उसे भूल जाइए। तो विजय सर समझ जाते हैं कि ये भी उन दोनों के साथ मिला हुआ है। फिर वो एएसआई कृष्णन से उनका फोन मांगते हैं ताकि वो उससे डीवाईएसपी सर को कॉल कर सकें। पर यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि एएसआई कृष्णन भी इन सब के साथ मिला हुआ है और वो भी विजय सर को कहता है, सर आप क्यों इन सब में पड़ रहे हो। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल मणिकंदन, अनबू और कुमार ने अरुल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था कि वो बाहर से ड्रग्स लाके यहाँ पे बेचता है। फिर पुलिस वाले अरुल को उठा के उससे पूछताछ करते हैं तो अरुल पुलिस को बताता है कि सर मेरे साथ वो तीनों भी ड्रग्स लाके यहाँ पे बेचते हैं, आप उन तीनों को भी अरेस्ट कीजिए। पर पुलिस वाले उसके इन बातों पे यकीन नहीं करते हैं। तो इस बात से अरुल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं जानता हूँ सर, आप उन्हें अरेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपने उनसे घूस लिया है। और इतना कहने के बाद अरुल सत्यन के ऊपर हाथ उठा देता है। इस बात से पुलिस वालों का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अरुल को इतना
मारते हैं कि वो मर जाता है। पर हाँ, अरुल से पूछताछ के दौरान इन्हें ये पता चल गया था कि ये चारों तमिलनाडु में बैंक में चोरी करके वहाँ से भाग के केरला आए हुए हैं। तो पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि बाकी के 3 तमिलियन के मदद से ये फाइनेंस बैंक को लूटेंगे। फिर वो उन तीनों को पुलिस स्टेशन में बुला के कहते हैं, देखो अरुल मर गया है, तुम इसकी बॉडी को लेके झाड़ियों में गाड़ दो, पर ध्यान रखना गड्ढा ज्यादा गहरा मत करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये लाश कुछ ही दिनों के बाद किसी न किसी को मिल जाए। तो कृष्णन ने उन्हें जैसा कहा वो तीनों बिल्कुल वैसा ही करते हैं। फिर कृष्णन उन्हें बैंक लूटने के लिए भी राजी कर लेता है। फिर हम देखते हैं उस रात बेबीस और आनंद खुद उन लोगों के साथ बैंक जाते हैं, पर वो लोग अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर ही उन लोगों का इंतजार करते हैं और चोरी के बाद वो उस तिजोरी को पुलिस जीप में लोड करके वहाँ से चले जाते हैं। पर कुछ ही दिनों के बाद मणिकंदन, अनबू और कुमार पुलिस वालों को ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो इस बात से पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो कुमार और अनबू को जान से मार डालते हैं, पर मणिकंदन को जिंदा छोड़ देते हैं। और फिर जैसे कि हमें पता है वो लोग बाद में मणिकंदन को भी जान से मार डालते हैं। और उस दिन जंगल में विजय सर को मारने वाला कोई और नहीं, आनंद था। पर कृष्णन ने कुमार की बॉडी को कहाँ पे छुपाया, उसने इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया होता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो ये साबित कर सके कि कुमार अपने तीनों साथियों को मार के फरार हो गया है, क्योंकि अगर कुमार की भी बॉडी मिल जाएगी तो ये स्टोरी तो बिकने नहीं वाली। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पुलिस स्टेशन में इतना कुछ हो गया और विजय सर कहाँ पे थे। तो मैं आपको बता दूं, जब अरुल पुलिस कस्टडी में मारा गया तब विजय सर की यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई थी। पर हाँ, जब वो बाकी तीनों को मारा गया तब विजय सर की पोस्टिंग यहाँ पे हो चुकी थी। इसीलिए उन लोगों ने उन तीनों को पुलिस स्टेशन में नहीं कहीं और मारा। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ बताने के बाद कृष्णन विजय सर से फिर से कहता है, सर जाने दीजिए ना, क्यों आप इस बात को आगे बढ़ा रहे हो। पर विजय सर उसके बातों को इग्नोर करके इस कमरे से बाहर जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, बाहर से विद्या अचानक से विजय सर को एक जोरदार लात मारती है, जिसके चलते वो वापस से कमरे के अंदर जाके गिरते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि विद्या भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। फिर कृष्णन विजय सर से कहता है, कल अखबार में खबर छपेगी कि एसआई विजय बैंक चोर कुमार को पकड़ने गया था, पर उस दौरान कुमार ने उसे जान से मार डाला। फिर ये पांचों पुलिस वाले विजय सर के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं और यहाँ पे हमें एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। पहले तो वो लोग विजय सर को बहुत मारते हैं, पर जब वो पांचों लोग थक जाते हैं तब विजय सर उन सब के ऊपर हमला करते हैं और सबको मार के बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं डीवाईएसपी सर भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। दरअसल कांस्टेबल रम्या और बालन ने ही उन्हें कॉल करके यहाँ पे बुलाया होता है, क्योंकि ये दोनों अच्छे पुलिस वाले थे और इन दोनों को सच में उन लोगों के उस कांड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर हम देखते हैं डीवाईएसपी के ऑर्डर पर उन पांचों पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं आगे जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।